बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद नवीद जदून है। मैं ABCD के बिहाफ पे आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आप अब हमारे देखने और सुनने वालों को पता है कि हम ये मार्च से हमने ये सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है, जिसके अंदर हम अपने लोकल एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और हमारा मेन फोकस एग्री बिजनेस के ऊपर है, क्योंकि ABCD एग्री बिजनेस कोचिंग एंड डेवलपमेंट का मेन पर्पस एक तो लोगों को आगाही देना है और आपस में लिंकेजेस डेवलप करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से सीख सकें। और इसी चीज़ के पेश नज़र हम अपने डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं, जो अपनी बात आम राय तक, आम लोगों तक जो पहुंचाते हैं, जिनमें हमारे फार्मर्स भी होते हैं, हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स भी होते हैं और उसके अलावा हमारे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। आज हम लकी हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ अहमद मलिक साहब, जो कि हेड एग्री सर्विसेज हैं बैंक अल हबीब के, जिन्होंने हमारे बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया, क्योंकि इस वक्त ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि कोविड के दौरान और कोविड के बाद जो चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी या जिनके जिनके ट्रेंड्स के अंदर तब्दीली आएंगी, उसके अंदर एग्री बिजनेस या एग्री फूड का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम तमाम लोग ये जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर आबादी की शरह एक जो रफ्तार बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उन तमाम लोगों को हमने जो खुराक मुहैया करनी है, जो कि बुनियादी तौर पे हमारी एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, हमारी जो है वो फीड और फूड, इन तमाम चीज़ों से मिलके आनी है। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों का की अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो एग्री फूड है या एग्री बिजनेस है, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिसके अंदर एक्वाकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, लाइफ स्टॉक के अंदर, बीफ के अंदर, ये तमाम ऐसे नए सेगमेंट्स हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं और नए एंटरप्रेन्योर्स के अंदर शामिल हो रहे हैं। आज हमारे साथ फैज़ अहमद मलिक साहब मौजूद हैं और मैं उनको इनवाइट करने से पहले मैं हाउस रूल थोड़े से वाजे कर दूं कि हमारे प्रेजेंटर पहले प्रेजेंट करेंगे, उसके बाद जो हमारे लोग, हमारे दोस्त मौजूद हैं, वो बाद में उस प्रेजेंटेशन के बाद दे कैन आस्क वन टू वन क्वेश्चन, और लेटर ऑन इफ वी मिस समवन, वो अपना क्वेश्चन टाइप करके हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर लेके भी उनको पहुंचा दें। जो लोग हमें किसी मसरूफियत की वजह से आज अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो उनके गुड न्यूज़ ये है कि ये सेशन जो है ये रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में हम ये लिंक जो है वो तमाम लोगों के लिए अवेलेबल कर देंगे। तो अब मैं दावत दूंगा फैज़ अहमद मलिक साहब को कि वो हमें बताएं कि एग्रीकल्चर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो क्या नए प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं और वो आने वाले टाइम के अंदर क्या ऐसे फ्यूचर देख रहे हैं कि जिसके अंदर जो है हम नए एंटरप्रेन्योर्स को या नए लोगों को एग्री फूड के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, एग्री बिजनेस के अंदर शामिल करने के लिए उनको जो है नए अपॉर्चुनिटीज या नए एवेन्यूज दिखा सकते हैं। तो आई फॉर्मली वेलकम अगेन फैज़ अहमद मलिक साहब। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस सर, स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू वेरी मच शहजाद नवीद जदून साहब, आपने ये मौका दिया आप लोगों के साथ हम कलाम होने का। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंकिंग सेक्टर की तरफ से क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं और किस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इससे मुफीद हो सकता है। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर सेक्टर की बात है, मैं थोड़ा सा रोशनी डालूंगा कि ये एक सबसे बड़ा सेक्टर हमारी इकोनॉमी में, जिसका सबसे बड़ा शेयर है। बाकी सारे सेक्टर्स जो हैं वो इससे कम शेयर वाले हैं। तो ये मोर और लेस 1/5 ऑफ GDP है। और इसी तरह से हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो टोटल लेबर का I think we lost sir. Fayaz Ahmed साहब को we lost. Ubaid, can you hear me? डॉक्टर जदून, इन द मीन टाइम आप जरा फैज साहब का कोई इंट्रो शेयर कर दें जब तक वो अपना कनेक्शन रीसेट कर लेंगे।
जी सर, जो फैज़ अहमद मलिक साहब का ताल्लुक सर बैंक अल हबीब से है। ये हेड ऑफ एग्री सर्विसेज हैं बैंक अल हबीब लाहौर से। मैं एक दफ़ा दोबारा अपना फैज़ अहमद मलिक साहब का और इंट्रो लिंक से ज्वाइन कीजिएगा सर। सर का ताल्लुक बैंक अल हबीब से है। ये हेड हैं एग्री बिजनेस सर्विसेज के। और आज का टॉपिक एग्री फाइनेंसिंग का है कि आज हमें, जैसे कि वो अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में हमें बता रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है और इसका एक बड़ा मेजर रोल है हमारी जीडीपी के अंदर। और आज वो हमें बताएंगे कि बैंक सेक्टर इस एग्रीकल्चर सेगमेंट के अंदर क्या ऑफरिंग्स दे रहा है, उनके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, कैसे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो आज की डिस्कशन जो है वो हम तमाम प्रोफेशनल्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग हमें ज्वाइन करें और उनको पता चले कि जो लोग आने वाले कुछ सालों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर जो अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो प्रॉबेबली उनके लिए बहुत अच्छी लीड्स हो सकती हैं कि वो उन लीड्स के तहत जो है इन लोगों से गाइडेंस भी ले सकते हैं, वो अपने प्रपोजल्स भी शेयर कर सकते हैं। इन लोगों के पास ऑलरेडी ऐसे प्रपोजल्स भी होते हैं जो वो म्यूचुअली टू वे अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी। ऑफ कोर्स समटाइम टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल and sometimes it puts you on hold. So we are just waiting for sir. As soon as he's back, we'll continue. I'm sure we have a very good strength today, and we are getting a lot of people on board. And this would be interesting discussion. And I'm sure a lot of people are thinking that how this COVID and things will change after the COVID-19. So they are planning the different things, and probably finance is a key lead in terms of moving forward other than a good plan. So, he's back. Okay, welcome back sir again. थैंक यू वेरी मच सर। ये टेक्नोलॉजी के जहाँ फवायद हैं वो इस तरह के इश्यूज भी चलते रहेंगे। तो जी, मैं जिक्र कर रहा था हमारे जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है, तो हम ये बात कर रहे थे कि फूड सिक्योरिटी जो है वो भी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इसी तरह से शेल्टर में आप आ जाएं और इवन फ्यूल तक जो है वो रूरल एरियाज में वो भी एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करता है। तो इतने बड़े सेक्टर को, जिसको हम कह सकते हैं कि 1/5 ऑफ आवर इकोनॉमी जो इस पे डिपेंडेंट है, उसमें अगर मैं आपको बताऊं कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो इसको फाइनेंसिंग के हवाले से क्या एक परफॉर्मेंस दे रहा है। देखें, एग्रीकल्चर के लिए 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग अवेलेबल है। एक को हम फॉर्मल कहेंगे, दूसरे को इनफॉर्मल कहेंगे। फॉर्मल में बैंकिंग सेक्टर और ये जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स आ जाते हैं। इनफॉर्मल में फैमिली, फ्रेंड्स और आड़ती कल्चर जो है, जो हम सब जिससे वाकिफ हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स के, वो किस तरह से निस्बतन एक्सप्लोटेटिव स्टाइल है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फोकस है कि हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंसिंग करें। इस वक्त जो पोजीशन है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो कि 1/5 ऑफ जीडीपी है, लेकिन अगर हम इसकी कंपैरिजन देखें तो ये टोटल फाइनेंसिंग जो इस वक्त कंट्री में है, जनरल फाइनेंसिंग, उसमें एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का जो शेयर है वो ओनली 7% है। अब आप ये डिस्पैरिटी नोट कर सकते हैं कि 20% शेयर वाले सेगमेंट को क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो 7% है, यानी वो 1/3 भी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। इसी तरह से अगर इस जो फाइनेंसिंग 7 पर कोई भी एक बारोअर या फार्मर वो अप्लाई कर सकता है और उसको अवेल कर सकता है। इसी तरह से जो नॉन फार्म सेक्टर है, लाइफ स्टॉक जिसको हम कहेंगे, उसके लिए जो एलिजिबल आइटम स्टेट बैंक ने में कहे हुए हैं वो 131 हैं, यानी 131 ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज हैं जो एग्रीकल्चर फॉर्म्स, नॉन फार्म सेक्टर में आती हैं, जिनको हम फाइनेंस कर सकते हैं। इनको हम वाइडली जो है वो 4 सेक्टर में तकसीम कर सकते हैं। पहले नंबर पे है डेयरी।
डेयरी में हम इसमें जो मिल्क एनिमल हैं उनको रेयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना, उनके डेयरी फार्म बनाना दूध के लिए, उसके लिए उनको बनाना और चलाना, प्लस जानवर परचेज करना और उनकी फीड और फूड का बंदोबस्त करना, ये सारी चीजें बैंक्स जो है ना वो फार्मर सेक्टर में इस वक्त फाइनेंस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड जितनी मशीनरी होगी, मिल्किंग पार्लर्स हैं या चिलर्स हैं या इस तरह का जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी फाइनेंस की जाती है। डेयरी के साथ साथ फैटनिंग भी इसमें आ जाती है और जो छोटे एनिमल हैं जैसे भेड़, बकरी, तो इस तरह के जितने फार्म हैं उनको बनाना, चलाना और जानवर मुहैया करना, ये इस पे फाइनेंसिंग करते हैं बैंक। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे नॉन फार्म में या लाइफ स्टॉक में, वो पोल्ट्री है। तो पोल्ट्री बहुत बड़ा सेक्टर है लाइफ स्टॉक में। इसमें फार्मिंग एक अलहदा बिजनेस है, ब्रीडिंग एक अलहदा बिजनेस है और फीड एक अलहदा बिजनेस है। तो जो बैंक्स हैं ये तीनों शोबों को, इस पोल्ट्री वैल्यू चेन के हर शोबे को फाइनेंस करते हैं जो एग्रीकल्चर में फॉल करता है। तो इसमें बज़ाहिर जो ज़्यादातर हमें सामने नजर आते हैं वो हैं पोल्ट्री शेड्स, ब्रायलर के हों या लेयर के। तो उन दोनों को चलाने के लिए जो है वो भी बैंक फाइनेंस करते हैं, जिसको हम रनिंग फाइनेंस कहते हैं। उनको बनाने के लिए, उन फार्म्स के स्ट्रक्चर बनाने के लिए और मशीनरी लेने के लिए भी हम उसको टर्म फाइनेंस कहते हैं, वो भी बैंक फाइनेंस करते हैं। इसी तरह से चूजा, उसकी खरीदारी और फीड, वो भी हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस में बारबर को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका पूरा एक पूरी चेन को हमने कवर किया हुआ है, फाइनेंसिंग उसमें अवेलेबल है। जो एंटरप्रेन्योर या जो भी स्टेक होल्डर चाहें इसमें वो बैंक से रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रीडिंग फार्म्स हैं और तीसरा जो शोबा है वो है फीड मिल। फीड मिल बनाना, चलाना और इसके लिए इंग्रेडिएंट्स को इंपोर्ट और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, हर स्टेप पे बैंक्स जो हैं उसकी फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं और वो ये सहूलत जो है अपने जो कस्टमर्स को देते हैं। तीसरा शोबा हम लाइफ स्टॉक में रखते हैं फिशरीज। फिशरीज में दोनों आ जाती हैं, दोनों हिस्से, एक मरीन और एक इनलैंड। तो इनलैंड में फार्म बनाना और उसको चलाना, उसके लिए सीडलिंग लेना, उसके लिए फीड लेना और फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट, कोई मशीनरी, कोई इनपुट, वो हर चीज जो है वो भी आप बैंक से फाइनेंस करवा सकते हैं। इसी तरह से फिशरीज में मेराइन फिशरीज भी आ जाती है, जो समंदर में जाके हमारे जो कोस्टल एरियाज में लोग हैं वो जाके फिशिंग करते हैं। तो उनके लिए उनके ट्रॉलर, उनके फ्यूल, उनकी आइस पैकिंग, तो ये सारी चीज़ें वो भी फाइनेंसिंग उसके लिए भी अवेलेबल है। इसी तरह से लाइफ स्टॉक, ये तो हो गया ना फार्मिंग और उसकी रेयरिंग। उससे नेक्स्ट जो चेन का जो अगली कड़ी है वो है प्रोसेसिंग। तो financing is also available for any kind of processing of meat, poultry, fisheries। उसमें आप स्लॉटर हाउस आ जाते हैं, उसमें चिकन प्रोसेसिंग यूनिट्स आ जाते हैं और फिशरीज प्रोसेसिंग यूनिट आ जाते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस, यानी फार्मिंग प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर टेबल तक जाने का जो प्रोसेस है वो फार्मर सेक्टर में उसके लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल है। ये थोड़ा सा मैंने आपको प्रीव्यू बता दिया कि हम बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या फाइनेंसिंग अवेलेबल है। अब कितनी फाइनेंसिंग अवेलेबल है उसके लिए क्रेडिट एस्टिमेशन स्टेट बैंक की तरफ से एक बाकायदा एक पेपर इशू होता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि हम किस मद में कितना लोन दे सकते हैं। तो उसमें अगर आप
फार्म सेक्टर में जाएंगे तो पर एकड़ के हिसाब से लिमिट्स जो है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, और इसी तरह से नॉन फार्म या लाइव स्टॉक में जाएंगे तो उनके यूनिट्स के हिसाब से कौन कितने जानवर पाल रहा है, कौन कितने परिंदे पाल रहा है, और या फिशरीज में है तो उसके फार्म का साइज क्या है, प्रोसेसिंग में है तो वो किस लेवल पे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेंट की नीड्स के मुताबिक जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो बैंक जो है अरेंज करते हैं। अब कौन ले सकता है ये, उसको हम कहेंगे कि बारोअर क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट है वो बैंक के लिए क्रेडिट वर्दी पर्सन हो। क्रेडिट वर्दी से मुराद ये है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र हो, CNIC हो, रेजिडेंट हो, जहाँ पे बिजनेस कर रहा है वहाँ, या जो रिहायश है उसका वो हमें मुस्तकिल पते का जो है ना उसका नॉलेज हो। ECIB, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये स्टेट बैंक का एक डेटाबेस है जिसमें किसी भी पर्सन ने अगर कभी अपना लोन या मार्कअप या इंस्टॉलमेंट कहीं एक दिन के लिए ओवर ड्यू किया है तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है। तो उसमें नाम ना हो, अगर है तो वो फिर क्लियर हो। मतलब ये है कि कहीं कि उन्होंने डिफॉल्ट ना किया हो या उनका ओवर ड्यू अमाउंट्स किसी इदारे में ना चल रही हों। तीसरी जो शर्त है वो है रेपुटेशन, कि जो साहब हमें अप्लाई करना चाहते हैं लोन के लिए अच्छी शोहरत के मालिक हों। और यानी कि आप यूं समझें कि जिस तरह से हम पर्सनली किसी को लोन देने के लिए हमारे उसमें हम इस तरह से कागजों में तो नहीं जाते, लेकिन हमारा जो माइंड में उस शख्स के बारे में जितना एक नॉलेज होता है वो हमारा माइंड प्रोसेस करता है कि इसको मैंने पैसे देने या नहीं देने, देने हैं तो कितने देने हैं। प्रोसेस बैंकों का भी यही है, लेकिन ये थोड़ा सिस्टमेटिक है और थ्रू डॉक्यूमेंट्स है। तो एक तो एप्लीकेंट जो है वो क्रेडिट वर्दी हो, दूसरी उसकी जो शर्त है वो हो उसकी कैपेसिटी हो। कैपेसिटी से मुराद ये है कि वो जो काम करने जा रहा है या जिसके लिए वो बैंक के पास आया है उसको समझता हो, उसमें उसका रीजनेबल एक्सपीरियंस हो, रीजनेबल नॉलेज और एक्सपर्टीज हो, ऑपरेशनल कमर्शियल पहलू जानता हो, और अपनी ज़ाती फाइनेंशियल वर्थ उसकी ऐसी हो कि वो किसी उस ऐसे प्रोजेक्ट को जिसके लिए वो लोन ले रहा है उसको खुद से सहार सकता हो। तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो है कैपेसिटी। तीसरा है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, मतलब जिस काम को वो कर रहा है क्या वो काम फिजिबल है भी या नहीं। कोई ऐसी क्रॉप लगा रहा है जो इस यहाँ के मौसम के मुताबिक ही ना हो तो वो फिजिबल नहीं होगा, या वो कोई ऐसी लाइव स्टॉक में ऐसी ब्रीड पालना चाहता है जो जिसका ना कोई तजुर्बा है ना वो यहाँ के मौसम या यहाँ के एनवायरनमेंट के मुताबिक है। तो प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी जो है वो भी अहम है कि वो कोई ऐसा काम करे एग्रीकल्चर का जो सस्टेनेबल हो, जो चल सके, और उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज हमें या बैंक को बताएं कि हाँ ये इस तरह से आपका लोन जो है वो रीपे हो जाएगा। तो ये तीन और भी डिटेल है, लेकिन हमें जनरल जो समझने के लिए वो यही तीन है कि पर्सन क्रेडिट वर्दी हो, उसकी कैपेसिटी हो, और जो काम कर रहा है वो फिजिबल हो। आखिरी पॉइंट जो है वो लोन लेने के लिए वो है कोलेट्रल, कि जितना लोन इस प्रोसेस में डिसाइड होगा उसको कोलेटरलाइज कैसे करेगा, उसके लिए बैंक के पास वो सिक्योरिटी क्या देगा। यूजुअली जो हमारे फार्मर भाई हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं कि मेरे पास इतने का कोलेटरल है तो अब बताएं आप लोन कितना देंगे, जबकि ये प्रोसेस उल्टा है कि आप पहले क्रेडिट वर्दी हों, अपने काम को समझते हों, क्या काम करना चाह रहे हैं वो हमें भी समझाएं। जब वो सारी चीजें फाइनल और डिस्कशन हो जाए उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि आप कोलेटरल क्या देंगे, यानी इस लोन को किस तरह से महफूज बनाएंगे अपनी एग्रीकल्चर लैंड के थ्रू या कोई और
प्रॉपर्टी के थ्रू। ये एक प्रोसेस है। अब थोड़ा सा मैं बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में किस तरह से एग्री फाइनेंसिंग होती रही है या चल रही है। सबसे पहले शुरू में तकावी लोन का सिलसिला चला था गवर्नमेंट की तरफ से। वो ये होते थे कि जहां कहीं कोई क्लेमिटी आ गई और फार्मर को कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए एक लोन दिया जाता था ताकि ये आगे अपनी फसल काश्त कर सके या अपने लाइवस्टॉक फार्मिंग जारी रख सके। तो उसको तकावी लोन कहते थे। वो बहुत महदूद और उस लेवल पे था और वो चंद लोगों की एक्सेस थी, सबकी नहीं थी। फिर उसको थोड़ा आगे चेंज आया तो एक सुपरवाइज्ड क्रेडिट स्कीम के नाम से एक काम हुआ कि भाई फार्मर पे ज़्यादा लोग एतमाद नहीं करते क्योंकि वो वहाँ पे नॉलेज और एजुकेशन की कमी है, तो उसको चीज़ें लेके दी जाएं। अगर वो इनपुट लोन ले रहा है तो उसको खाद और बीज खरीद के दिया जाए। अगर लाइव स्टॉक में है तो उसको बजाय पैसे देने के उसको जानवर खरीद कर दिए जाएं। तो सुपरवाइज क्रेडिट से मुराद ये थी कि उसको बजाय कैश के उसको हम काइंड में वो चीज़ें प्रोवाइड करें। तो ये साथ साथ चलता रहा, लेकिन जो एक अच्छी तब्दीली आई या जिससे ये एग्रीकल्चर फार्मर क्रेडिट जो है फाइनेंसिंग ने बिल्कुल टर्न लिया, वो था एग्रीकल्चर पासबुक एक्ट 1973, जिसने एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग को बहुत ही सहूलत मुहैया कर दी। तो उसका मैं मुख्तसरन बता दूं कि एग्रीकल्चर पासबुक वो डॉक्यूमेंट है जो 200 रुपए में तैयार हो जाता है और जिसके अगेंस्ट बैंक लोन को कोलेटरलाइज करने के लिए बहुत ही एक आसान सा तरीकाकार है। उसमें खर्चा भी कम है, उसमें टाइम भी कम लगता है बनिस्बत जो हमारे जनरल क्रेडिट में मॉर्गेजेस या दूसरी रेवेन्यू रिलेटेड इश्यूज हैं वो इसमें नहीं है और इसके लिए किसी किस्म की हमें लीगल ओपिनियन की जरूरत नहीं होती। ये बहुत सरल और आसान बना दिया गया थ्रू एग्रीकल्चर पासबुक। तो ये कोलेटरल के सिलसिले में थोड़ा सा मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरा, अभी जदून साहब भी जिक्र कर रहे थे टेक्नोलॉजी का और कोविड के हिसाब से या नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, उसमें इस वक्त जो हम पंजाब में देखते हैं तो तकरीबन सारा लैंड रिकॉर्ड जो है इस वक्त वो कंप्यूटराइज हो चुका है। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम बैंक्स जो हैं, हमें पंजाब लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो PLRA कहलाता है अपने सिस्टम की एक्सेस दी है। उस एक्सेस का बेनिफिट ये है कि अब पटवारी और अराजी सेंटर और ये सारी चीजें एक्सक्लूड हो जाएंगी जब ये सिस्टम प्रॉपरली काम शुरू कर देगा। तो उसमें साजिद अपना माइक बंद कर दें। साजिद माइक हाँ, थैंक यू। तो उस PLRA सिस्टम की एक्सेस के बाद बैंक्स जो हैं, अगर फार्मर आता है तो वहीं पे ही उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड अवेलेबल हो जाएगा, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसकी उस पे लियन मार्क हो जाएगा और उसका लियन जो है आप वहां से उसको हटा भी सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है, ये फिलहाल पंजाब में है और बाकी सूबाई गवर्नमेंट्स भी इस पे शायद काम कर रही हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जब बैंक्स इस पे ऑनलाइन प्रॉपर हो जाएंगे। ये अंडर प्रोसेस है और इस पे काफी काम हो चुका है। तो ये थोड़ा सा एक था मेरे जहन में कि हम किस तरह से फाइनेंसिंग कर रहे हैं और कौन ले सकता है, कितनी ले सकता है और उसके अगेंस्ट कोलेटरल्स क्या होंगे और हमारी इंडस्ट्री की GDP का शेयर 1/5 होने के बावजूद हम फाइनेंसिंग इसको 7% दे रहे हैं। तो बहुत गैप है और बहुत स्कोप है मैं समझता हूँ। और इस गैप और स्कोप को फिल करने के लिए और मजीद इसमें आगे बढ़ने के लिए बैंक्स जो अपना रोल प्ले कर सकते हैं वो
उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और स्टेट बैंक भी बहुत ज़्यादा हमें इस पे काफ़ी एम्फेसिस है। और हमारे बैंक अल हबीब की अगर मैं बात करूं तो एक अलग पूरा डिवीजन है जिसमें इस वक्त तकरीबन 250 जो फील्ड फोर्स के लोग हैं वो फार्मर तक उसके घर तक जाते हैं। और हम ये जो जितने फार्म सेक्टर के जितने लोग हैं या लाइफ स्टॉक के लिए जिस भी किस्म की स्टेट की फाइनेंसिंग की जरूरत है तो हम उसको प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है, हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये था मेरी तरफ से। तो कोई आप इसमें अब किसी किस्म की क्लैरिफिकेशन है, कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। आपने बड़े मुश्किल टॉपिक को और जो आम अवामुन नास के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता था उसको बड़े आसान अल्फाज में बताया कि क्या पैरामीटर्स हैं, कौन लोग ले सकते हैं, क्या उसके प्री रेक्विजिट्स हैं और किस तरह आपका बैंक और बाकी पाकिस्तान के अंदर किस तरह स्टेट बैंक के अंडर बाकी बैंक काम कर रहे हैं और किस तरह हम इससे फैसिलिटी ले सकते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि इसका एक बड़ा अहम रोल है हमारी जीडीपी के अंदर, एक बड़ा शेयर है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ऑफ कोर्स जो इस वक्त इकोनॉमिक का जो पहिया है या जो हालात हैं वो इस चीज़ की बड़ी कवी निशानदेही कर रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री ग्रोथ होनी चाहिए या लोकल फार्मिंग या लोकल एग्रीकल्चर की तरफ लोगों को आना चाहिए। हमें छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि जो इन जनरल जो हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो भी बेहतर हो सके और हम इस काबिल भी हो जाएं कि हम जो बाकी अपने जो कलीदी नज़दीक ममालिक हमारे हैं उनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से सवाल होंगे जो हमारे कुलीग पूछेंगे, लेकिन कुछ बड़े जो बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि आई वुड लाइक टू आस्क जी। जैसे कि आपने बताया कि इसके बड़े प्री रिक्विजिट्स आपने डिफाइन किए हैं हर सेगमेंट के। हमारे नॉर्मल जो फार्मर्स हजरात हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको आम फार्म जुबान में समझाने के लिए आपके बैंक के क्या रोल अदा कर रहे हैं, उसको उन लोगों को जितनी भी जो चीजें हैं ये किस तरह समझ आ जाती है? हाँ जी, इस तरह से है जदून साहब के इस शोबे की स्पेशलिटी को समझते हुए बैंक ने इसका प्रॉपर इसको एक्नॉलेज किया है इस जरूरत को, और इसलिए इसको हम जनरल क्रेडिट से हट के इसको एग्रीकल्चर क्रेडिट के नाम से हमने शोबा ही अलग कायम किया है। और हर हमारी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग एक्सटेंडेड ब्रांच में एक AFO होता है, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर, जो कि अपनी हमारी जो एग्रीकल्चर की क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं उसका नॉलेज उसके पास होता है। और वो जो भी फार्मर हम तक अप्रोच करता है या हम उस तक अप्रोच करते हैं तो ये सारी डिटेल आम फहम ज़बान में उसको एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। और जहाँ तक टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, ख़ासतौर पे जब लाइव स्टॉक फाइनेंसिंग में हम जाते हैं, फार्मिंग में या प्रोसेसिंग में, तो वो हमारे पास बाकायदा एक्सपर्ट हैं। हमने हमारे पूरे कंट्री में हम मूव करते हैं और हमने DVM भी हमने हायर किए हुए हैं। हमने जो एग्रोनॉमी एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे पास हैं। तो जिस किस्म के फार्मर की नॉलेज के लिए जो भी नीड होगी उसको हम कैटर करते हैं। ना सिर्फ कैटर करते हैं बल्कि हम फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बाकायदा अवेयरनेस फेयर भी जो है वो मुनक़िद करते हैं। यानी एक इलाके को मख्तस करके वहाँ के लोगों को पहले ऐलान करवा दिया जाता है और फिर उनकी अवेयरनेस के लिए कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो किस चीज़ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हम कंटिन्यूअस बेसिस पे ये हर वक्त करते रहते हैं और केस टू केस बेसिस पे जो अप्रोच करता है तो उसको ये सारी सहूलत मिल जाती है। ये बड़ी इस पूरे प्रोसेस की, इस पूरे अमल के अंदर बड़ी खूबसूरती ये कि हम उन फार्मर्स के साथ उनकी जुबान में उनको उनके तरीके से जब कोई चीज़ समझाते हैं तो वो उनके लिए ज़्यादा वैलिड। इसी सवाल से मेरा दूसरा जो सवाल मुंसलिक है कि जैसे आपने बताया कि आपके पास प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि फार्मर्स को उनके बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि लाइफ स्टॉक के काम में अनसर्टेनिटीज बहुत हैं, बाज़ दफ़ा डिजीज चैलेंज से, बाज़ दफ़ा क्लाइमेट चेंज की वजह से, और बाज़ दफ़ा मार्केट्स के अप्स एंड डाउन ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से हम लोग एट द एंड ऑफ द डे वो डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकते। तो जो एक नॉर्मल फार्मर है
जो कि एक बैंक से लोन लेके काम करता है या बैंक की फाइनेंसिंग पे काम कर रहा होता है, तो क्या उसके लिए कोई इंश्योरेंस कवरेज प्लान है कि जिस के अंदर, क्योंकि ये फोर्स मेजोर एक्टिविटीज ऐसी हैं कि जिसके अंदर उसका अमल दखल नहीं है, उसने अपनी मेहनत भी की, उसने अपना टाइम भी दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह उन चीज़ों को, अपने हदफ को पूरा नहीं कर सका, तो उस सिलसिले में बैंक कैसे मदद करता? जी, इसके लिए बाकायदा एक जदून साहब वेल डिफाइंड हमारा जो है ना वो प्लान है। पहली बात तो ये है कि जब हम फाइनेंसिंग करने जाते हैं तो अभी जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्टरी उसमें थोड़ा बताया था कि प्रोजेक्ट फिजिबल है भी या नहीं, उस फार्मर की वो कैपेसिटी है भी या नहीं, तो पहले ये इंश्योर करना होता है। इसके बाद आपने बताया हम फाइनेंसिंग हो गई, वो काम कर रहा है, वो ऑनेस्टली मेहनत भी कर रहा है और खुदा न खासा कोई अनफोर्सीन कोई ऐसी मुसीबत आ गई जो ना उसके बस में थी ना हमारे बस में थी। तो लाइवस्टॉक जो है वो बहुत अनसर्टेन है और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई किसी को गारंटी तो दे नहीं सकता। लेकिन जो डेयरी फार्मिंग में हम एनिमल फाइनेंस करते हैं, तो वो एनिमल फाइनेंस्ड एनिमल जो है वो इंश्योर्ड होता है, प्रॉपर इंश्योरेंस होती है और अल्लाह महफूज रखे सबको। हमारे जब भी कभी किसी फार्मर को उसके हादसा होता है उसके पास उसके फार्म पे, तो उसकी इंश्योरेंस का प्रोसेस भी बहुत आसान और सहल है, क्योंकि आमतौर पे इंश्योरेंस आप समझते होंगे कि क्लेम लेना वो थोड़ा जुएशील लाने के मुताबिक होता है। तो इसमें ऐसा हम नहीं होने देते। इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमारी पूरी एक लाइजनिंग चलती है और लाइफ स्टॉक में जो भी लॉस ऑफ लाइफ होगा वो हम कंपनसेट करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। वो नो डाउट पूरा नहीं होता, लेकिन फार्मर जो है उसको अच्छी खासी सपोर्ट 80% ऑफ एनिमल वैल्यू जो है उसको। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में भी हमें सुनेंगे, या जो लोग इस वक्त पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है एटलीस्ट फार्म लेवल्स पे इसको मेक श्योर करें कि ये इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इसका एक बड़ा कवी और कलीदी रोल है कि जब आप फार्मर किसी क्राइसिस में जाता है, ख्वाह वो उसके अंदर उसकी अपनी गलती नहीं होती, लेकिन बाज़ दफ़ा आपके हालात ऐसे होते हैं, कोई डिजीज फैक्टर ऐसे हो गए या क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिनकी वजह से उसके लॉसेस होते हैं, तो एटलीस्ट ये उसके पास एक कुशन है जो उसको सपोर्ट दे सकता है। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग डायरेक्ट एग्री बिजनेस में या एग्रीकल्चर में या एग्री फूड के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपके पास डाटा की बहुत इंपॉर्टेंस होगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड के अंदर डाटा के ऊपर जो काम करना, उस डाटा का एनालिसिस करना और फ्यूचर फोकसेस पे काम करना, कि कैसे आप अगले आने वाले 4 साल में, 5 साल में, या जो आप प्लान बनाते हैं वो कितने ईयर्स पे होते हैं और जिसकी बेस के ऊपर आप अपनी जो एग्री फाइनेंसिंग पॉलिसीज हैं उनको मुरतब करते हैं? आई थिंक वी जस्ट लॉस्ट फयाज साहब। मेरा ख्याल है कि ये अगेन हमें आज की इस डिस्कशन में जो मेरे बाकी दोस्त भी सवाल पूछेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट ये कि हमें उन प्रैक्टिकल चीज़ों को हाईलाइट करना है कि जो कि एक आम फार्मर का मसला है, क्योंकि मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब हम किसी भी बिजनेस की फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो मार्केट डिमांड्स पे है। और इस वक्त जो भी एग्री बिजनेस है वो उसका जो सबसे जो पुल एंड है वो उसकी मार्केटिंग है या उसकी प्रोसेसिंग है, जो कि इस वक्त हमारा चैलेंज है। पोल्ट्री के अंदर भी, डेयरी के अंदर भी, हमारा एक्वा के अंदर भी और हमारा बीफ के अंदर भी ये चैलेंज है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चैलेंज को ये लोग क्योंकि सिस्टमैटिकली तौर पे काम करते हैं, तो ये अपनी पॉलिसी के अंदर इस चीज़ को वाकई जो है ना वो बार बार एवेल्युएट करते होंगे कि अगले ट्रेंड्स क्या हैं। सॉरी फयाज साहब, आपसे दोबारा हमारा राब्ता मुंतकिल हो चुका था। अभी मैं आपसे दोबारा सवाल ये पूछूंगा कि मैं जी सवाल ये कर रहा था कि हम जब भी अपने आप खास करके जो एग्री बिजनेस में या एग्रीकल्चर के अंदर काम करें, तो आप मार्केट ट्रेंड्स को रिव्यू करते होंगे साल हर साल और अपनी पॉलिसीज को उसके साथ एडजस्ट करते हैं। तो इस वक्त अगर आप करंट सिचुएशन पाकिस्तान की देखते हैं, तो आप किस सेगमेंट को देखते हैं कि किस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ ज्यादा है और उस सेगमेंट को कैसे आप अपनी पॉलिसी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि हम बहुत कर चुके कन्वेंशनल फार्मिंग।
Okay, anyhow, I think we again stuck with this facility, but I'm sure he will be back. Probably this is something, another question जो कि link होता है कि we have a lot of new technologies popping in Pakistan. हम globally भी देख रहे हैं, उनकी efficiency, उनकी productivity भी बेहतर है और उन चीज़ों के ऊपर एक नए आइडिया के ऊपर या एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर बैंक कैसे ट्रस्ट कर सकता है या बैंक का क्या क्राइटेरिया है कि उसको वैलिडेट कर सकता है? जी सर। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ सर, अब मैं आपको सुन रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको मालूम है कि जिस इस वक्त टेक्नोलॉजी इन्विजन का दौर है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रप्टर्स हो रहे हैं, एक्वाकल्चर डिस्ट्रप्टर्स हो रहे हैं, लाइफ स्टॉक के डिस्ट्रप्टर्स हो रहे हैं, तो एक नया आइडिया जिसकी ऑलरेडी आपके पास प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है, तो उन आइडियाज के ऊपर आप कैसे किसी को फाइनेंस करते हैं? ये क्या क्राइटेरिया आपका कि उस आइडिया को आप बाय करते हैं? सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो जी जी सर, हम आपको सुन सकते हैं सर। सर आप अपना माइक अनम्यूट करिए प्लीज। एनीवे मीनवाइल मैं अपनी डिस्कशन में उस्मान ताहिर साहब को लेके आना चाह रहा हूँ कि उस्मान भाई, आपने एक अच्छा सवाल भी पूछा कि इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लाइफ स्टॉक इज सफिशिएंट, इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर लाइफ स्टॉक एग्जिस्ट आइदर द बैंक्स व्हाट इज दैट पेपर द लाइफ स्टॉक एनिमल्स एज कोलैटरल फॉर एग्री लैंडिंग। मैं उस्मान भाई का माइक अगर आप उबैद ओपन कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, जुनून साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक, थैंक यू आपने आज मलक साहब को ऑनलाइन लिया। ये बड़ी ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन चल रही है। दो तीन सतही से किस्म सुपरफिशियल से क्वेश्चन थे कि लाइफ स्टॉक जो फार्मर है, एक तो देखा गया जो लैंडिंग है जरा तक जो ना एग्री लैंडिंग में जो लाइफ स्टॉक सेक्टर को होती है वो जरा पोल्ट्री में होती है, पोल्ट्री शेड्स की होती है, पोल्ट्री प्रोसेसिंग में स्टॉक्स होती हैं। जो प्योर फॉर लाइफ स्टॉक है मीनिंग बाय के डेयरी रेजिंग या फैटनिंग पर्पस के लिए, वो उसके बारे में जरा सारा हमें गाइड कर दें कि उसके लिए इनकी जो पॉलिसीज है कितनी फ्लेक्सिबल है। क्या कोई बंदा जो अपना कोलेटरल अगर उस एनिमल को शो कर सके, क्या उस पे ये एज स्टेट बैंक तो कहता है देते हैं, क्या ये प्रेफर करते हैं? आई थिंक ये बड़ा बुनियादी सवाल है कि अगर मलिक साहब वापस हमें ज्वाइन कर बैठे तो वी कैन पुट अ लाइट ऑन इट। अच्छा, सर इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं जदून साहब कि लाइफ स्टाइल इंश्योरेंस की बात हो रही है कि लाइफ स्टाइल इंश्योरेंस के बारे में जरा गाइडेंस चाहिए कि बैंक्स के पास डेफिनेटली कोई ना कोई लाइफ स्टाइल इंश्योरेंस के लिए कोई कंपनी रजिस्टर्ड होंगी। क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सफिशिएंट कंपनीज हैं जो लाइफ स्टाइल को इंश्योरेंस करती हैं? आई थिंक दिस इज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्योंकि प्रीवियसली आपको याद होगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे पंजाब में, और हमने बहुत होमवर्क किया इसके ऊपर, और फर्स्ट टाइम जो हमने ना कुछ कंपनीज को दो तीन कंपनीज को हायर किया, लेकिन वो भी उन्होंने जिस तरह हमारे साथ कॉपरेट किया और जिस तरह हमने उनको लेके चले दैट वाज एक एग्जाम्पलरी, और वो किसी आम फार्मर के लिए उसके साथ चलना या इस तरह कंपनसेट करना वो पॉसिबल नहीं है। और उनके भी कोई ना कोई वो ओपन हार्टेड नहीं थे, वो आ गए बाद में, वो विलिंग नहीं थे कि इतना ओपन हार्टेडली काम हम कंटिन्यू करें इस चीज को। आई थिंक उस्मान भाई, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं तो उसके अंदर आप ये समझें कि आपका 80-90% जो रोल है वो मैनेजमेंट का। तो प्रोबेबली अगर समवन इज इन्वेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो वो ऑलवेज उसके जो कैलकुलेटिव रिस्क जो हैं वो आउट ऑफ लिमिट होते हैं। बट एनी क्योंकि हमारे पास मलिक साहब एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दफा अपने सवाल दोबारा रिपीट करें ताकि मलिक साहब इनका जवाब दे सकें। जी जी उस्मान साहब। जी मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जी ज्वाइनिंग सर। वालेकुम सलाम, डॉक्टर साहब कैसे हैं? सब बहुत मेहरबान, थैंक यू सर, बड़ी ऑनर सर आप तशरीफ लाए आए। सर दो तीन सर सुपरफिशियल क्वेश्चन थे जो जी आपके जी साथ पहले भी कई डिस्कशन हुई है सर। एक तो लाइफ स्टॉक एज ए कोलेटरल
मीनिंग बाय के देखा गया जो फंडिंग या लैंडिंग होती है वो ज्यादातर जो लाइवस्टॉक के सेक्टर में आती है वो पोल्ट्री ले जाता है या पोल्ट्री स्टॉक्स पे होती है, पोल्ट्री पे हो जाती है। लेकिन जो प्योर आदमी जो लाइवस्टॉक डेयरी करना चाह रहा है या फैटनिंग करना चाह रहा है उस पे क्या आपकी कितने परसेंट लैंडिंग और किस आपका जो बैंक उसमें कितनी प्रेफरेंस देता है उस बंदे को एज ए कोलेक्टरल के तौर पे? अच्छा, ऐसे है उस्मान साहब के जो हम दो किस्म के कोलेटरल लेते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी कोलेटरल, दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी है वो तो वही एनिमल है, वो जानवर है, वो लाइव स्टॉक है और उसको मतलब आपका क्वेश्चन का जवाब हाँ में है कि जी बिल्कुल हम उसको एज कोलेटरल एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दैट इज आल्सो कोलेटरलाइज्ड अगेंस्ट सम इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो, क्योंकि वो आप समझते हैं कि वो बड़ा पेरिशेबल है, उसकी खुदा न खासा कुछ भी हो जाए तो आप यूं समझें कि वो तो अगले दमे नहीं है। तो फिर वेयर डू बैंक्स स्टैंड, तो उसके लिए जो है ना हमें कोलेटरलाइज करना पड़ता है। ऑलमोस्ट तमाम किस्म की एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, चाहे वो क्रॉप में हो चाहे वो लाइव स्टॉक में हो, वो कोलेटरली सिक्योर्ड होती है। उसमें आपको एग्रीकल्चर लैंड की शक्ल में या आपको किसी भी जायदाद की जो है या आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो उसके अगेंस्ट वो कोलेटरलाइज होगी, अनसिक्योर्ड नहीं होगी। सर जेनेरिक बता रहे हैं सर। स्टेट बैंक की सर क्या पॉलिसी है? स्टेट बैंक क्या रिकमेंड करता है कि वो प्राइमरी कोलेटरल पे ही वो रिकमेंड करता है या वो भी इंसिस्ट करता है कि सेकेंडरी कोलेटरल होना चाहिए? नहीं, स्टेट बैंक जो है वो हमें जनरल गाइडलाइंस देता है जिसको हम कह लें कि प्रूडेंशियल रेगुलेशन के उसमें ले आते हैं। उसका आप मुझे सुन रहे हैं ना? जी बिल्कुल सर, हेयरिंग। अच्छा, उसने एक लिमिट दी हुई है बकायदा कि आप इससे ज्यादा बगैर कोलेटरल के दे ही नहीं सकते, फाइनेंसिंग कर ही नहीं सकते। तो स्टेट बैंक का अगर आप पूछेंगे तो बिल्कुल वो कहता है कि आप कोलेटरलाइज करके चलें। एक खास लिमिट है पर इंडिविजुअल, लेकिन वो फिर उसको छोड़ दिया गया है बैंक्स की पॉलिसीज पे कि आप उसको चलाना चाहते हैं थ्रू वो जाना चाहते हैं कोलेटरल या सर आई गॉट अप योर पॉइंट सर। मैंने आपका आई गॉट अप योर पॉइंट सर। सर काइंडली सर दूसरे एक्सप्लेन करते हैं सर। ये स्टेट बैंक की एक पॉलिसी थी कि अगर आपके पास 10 एनिमल्स हैं तो उस पे जो इंश्योरेंस है या कोई वो जो स्टेट बैंक खुद बेयर करती है, ऐसी मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा था, उसके बारे में कोई अगर ब्रीफ कर सके सर। समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। स्टेट बैंक की सर एक पॉलिसी गाइडलाइन थी कि जिसमें कि अगर आपके पास 10 एनिमल्स पे अगर आप लेना चाह रहे लोनिंग स्मॉल एफएमईज पे ना, तो उसमें वो इंश्योरेंस की जो प्रीमियम था वो स्टेट बैंक खुद बेयर करता है, ऐसा है सर? जी, इसमें छोटे फार्मर के लिए जो है ना स्टेट बैंक ने बहुत सारी पॉलिसीज रखी हैं जो उसको प्रोटेक्ट भी करती हैं और जो उसको फैसिलिटी भी देती हैं। उसमें जो आपने पॉलिसी पढ़ी है इसकी 10 एनिमल्स की, बिल्कुल उसमें कस्टमर जो फार्मर है उसको ये सहूलत है कि वो एक मिनट आप मुझे देंगे, मेरे फोन में ये हो रही है, बार बार आ रही है, मैं इसको जरा ऑफ कर लूं। जी प्लीज सर। जी, तो उसमें इसको बाहर रखो। जो छोटे फार्मर हैं उनके बर्डन को कम करने के लिए और बैंकों को ये एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है, तो 10 एनिमल तक की जो फाइनेंसिंग है, जो फार्मर 10 एनिमल या उससे नीचे की फाइनेंसिंग लेगा, उस जानवर पे जितनी फाइनेंसिंग होगी वो उसका जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है।
तो उसका प्रोसेस है, हम उससे क्लेम कर लेते हैं, फार्मर से नहीं लेते। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना हुआ है, ऐसे ही है 10 एनिमल तक। उससे ऊपर है तो वो फिर फार्मर स्मॉल स्केल से वो मीडियम में आ जाता है, तो उसको यही समझा जाता है कि ये अफोर्ड कर सकता है, तो वो 3% उसकी कास्ट है, तो वो उसको हमारे साथ एक खातून भी हैं, हम वी गिव द अपॉर्चुनिटी टू हर एज वेल। सादिया फारूक है, शी हैज अ क्वेश्चन। सादिया फारूक साहिबा का जो माइक है वो ओपन करिएगा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मैम काइंडली अपना माइक मैं ये अनम्यूट जानना कीजिएगा। चाहती थी कि लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए लोन कितने % है? जो ओवरऑल से बता रहे थे कि 1.350 ट्रिलियन है, और ये जो डिफरेंट सेक्टर हैं, फार्मिंग सेक्टर है, नॉन फार्मिंग सेक्टर के लिए लोन्स हैं अवेलेबल, तो इसमें लाइफ स्टॉक सेक्टर के लिए क्या % है कि इतना इन लोगों को हम लोन दे सकते हैं या अवेलेबल होगा? जी सादिया, ऐसी कोई शर्त नहीं है कि हम इतने % देंगे या इतने % नहीं देंगे। अलबत्ता मैं ये बता सकता हूँ कि इस वक्त जो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग हुई है उसमें तकरीबन 45% से ज्यादा जो है वो लाइफ स्टॉक में फाइनेंस हुआ है। उसमें फीड मिल्स भी आ जाती हैं और आपके डेयरी फार्म्स भी आ जाते हैं उसमें, और पोल्ट्री फार्म्स और फिशरीज भी आ जाता है। तो टोटल एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का 45% इस वक्त वो जो है वो लाइफ स्टॉक फाइनेंसिंग में। इसमें कोई बार नहीं है, इससे ये बढ़ भी सकता है और ये कम भी हो सकता है। कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि इसमें इतना देना है या इससे ज्यादा नहीं देना है या इससे कम नहीं देना। ओके, आसिफ महबूब साहब है हमारे साथ। डॉक्टर आसिफ महबूब का माइक ओपन करिएगा। डॉक्टर आसिफ महबूब का एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी जी नाइसली। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल ये है कि एक तो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, B2B है, B2C है, जहां आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, एग्स हैं, पोल्ट्री मीट है, लाइव स्टॉक है, मिल्क है। इसके अंदर एक सर्विसेज सेक्टर का भी बहुत बड़ा सेगमेंट है एग्री बिजनेस के अंदर, जहां प्रोफेशनल्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, स्टॉक असिस्टेंट्स हैं, और ये ग्रो हो रहा है। इसके अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेक्टर है, और जिस तरह से इनोवेशंस हो रही हैं, और फिर हम अगर एक न्यू नॉर्मल के अंदर देखें तो डिजिटलाइजेशन और डिजिटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी बड़ी तेज़ी से इसके अंदर आ रहा है, और हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या कमर्शियल बैंक्स के पास कोई इस तरह का कोई प्रोडक्ट है, या सेंट्रल बैंक की तरफ से कोई एडवाइस इस तरह की है फॉर द सर्विसेज सेक्टर, जो प्रोफेशनल्स जो कि कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उनके पास सर्विसेज हैं, तो क्या इस तरह की कोई जो है वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, प्लानिंग के अंदर है, या कोई ऐसी प्रोडक्ट मौजूद है फिल वक्त? थैंक यू। मेहरबानी आसिफ साहब। ऐसा है कि एग्रीकल्चर वैल्यू चेन के हर कड़ी को फाइनेंसिंग करने की स्टेट बैंक की तरफ से जो है हमें गाइडलाइन है। तो जहाँ तक सर्विस सेक्टर की बात है, उसमें आप कह लें कि वेटरनरी हॉस्पिटल हैं, वेटरनरी स्टोर्स हैं या वेटरनरी सर्विसेज हैं, तो वो बिल्कुल एलिजिबल आइटम है फॉर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग। और अगर आप बाकी क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो आप इसके लिए फाइनेंस ले सकते हैं फार्मर सेक्टर से। आपके सवाल का जवाब है यस, हाँ आप ले सकते हैं। ओके, जिशान साहब हमारे साथ में प्रैक्टिकल फार्मर है और एक अच्छी खासी फार्मिंग कर रहे हैं। जिशान, आपका कोई क्वेश्चन जो कि फार्मिंग से मुतल्लिका हो गया, वहाँ आपको बैंक कैसे सपोर्ट कर सकता है या कैसे फैसिलिटेट कर सकता है? आई वुड अप्रिशिएट योर कमेंट और क्वेश्चन जी। जिशान सर काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। ओके, नबील चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। सर मैं आपको खुश आमदेद भी कहूँगा, तो सर अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ नबील चौधरी साहब का माइक ऑन करिएगा वगैरह। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम नबील साहब। जी थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ यहाँ एक्वा कल्चर के हवाले से, चूँकि मेरा ताल्लुक एक्वा कल्चर से है, उसके हवाले से पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ
जो फार्मिंग है वो मोस्टली लीज्ड लैंड पे है, आई वुड से शायद 95% से भी ज्यादा लीज लैंड पे है। क्या उन फार्मर्स के लिए भी कोई तरीकाकार, कोई ऐसा इख्तियार किया जा सकता है, या स्टेट बैंक सोच रहा है किसी ऐसी पॉलिसी पे जहां उनको भी अंदर लाया जा सके? जाहिर है उनके पास वो मलकियत तो नहीं है, तो कोलेटरल के लिए क्या तरीकाकार होगा? बहुत बड़ा इमर्जिंग सेक्टर है और जाहिर है, लेकिन उसके लिए अभी तक लोनिंग का एक बहुत बड़ा इशू है इन फार्मर्स को, तो क्या उस पर भी कोई तरीकाकार हो सकता है? जी थैंक यू रवीर साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ी अच्छी इसमें वजाहत पहुंचेगी तमाम दोस्तों तक। ऐसा है कि एक्वाकल्चर का जो आप कह लें स्टाइल ऑफ बिजनेस है, वो है ही ऐसा कि उसमें ज़्यादा मतलब आपको एरिया चाहिए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मर ओन करता हो उसको, तो डेफिनेटली उसके लिए हम फाइनेंसिंग अभी कर भी रहे हैं और वो हमारे एलिजिबल आइटम्स में है। और वो हमारी हर बैंक की वैसे तो थोड़ी बहुत वो डिफरेंट होती हैं पॉलिसीज, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट वर्दीनेस, कैपेसिटी और प्रोजेक्ट वो फिजिबल हो, अगर उन सारी चीज़ों में फॉल कर रहा है और लैंड एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो बिजनेस जो कर रहा है उसमें उसकी अपनी लैंड भी हो, सारी ना हो बेशक, तो वो बिल्कुल ले सकता है फाइनेंस। और जो अनकवर्ड पोर्शन ऑफ फाइनेंस होगा वो बेशक किसी भी किस्म की और प्रॉपर्टी दे के लोन लिया जा सकता है। तो इसके लिए कोई नई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एलिजिबल आइटम में है और किसी भी किस्म का कोलेट्रल दे के ये लिया जा सकता है फाइनेंस पे। ठीक है, मतलब है कि जो मैं अंडरस्टैंड कर पाया हूँ वो ये है कि कोलेट्रल किसी न किस्म का जरूर देना पड़ेगा, इफ अगर हाँ वो हाँ, जो कोलेट्रल फार्मिंग लैंड वो नहीं है तो अदर देन दैट कोई ना कोई कोलेट्रल जरूर होगा। हाँ, अदर देन फार्मिंग लैंड, क्योंकि वो एक लाजमी आपको मैंने बताया ना कि फैक्टर है कोलेट्रल। कोलेट्रल तो देना पड़ेगा। ये सहूलत है कि वो बेशक वो लीज लैंड पे कर रहे हैं, कारोबार करते रहे, बैंक को कोलेट्रलाइज कर दें। ठीक होगा जनाब, थैंक यू। जी वेलकम। मेरा एक आपसे सवाल है कि जैसे कि आप लोगों के पास मार्केट स्टडीज भी होती होंगी और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज और बहुत सी फेलियर भी आपके सामने रिव्यू में आते होंगे, तो आप उन तमाम पिछले सालों के एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए आगे की डायरेक्शन में किस सेगमेंट को ग्रो होता देख रहे हैं एग्री बिजनेस के हवाले? जी एग्रीकल्चर के हवाले से मैं एक्वाकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप देख रहा हूँ और इसकी ग्रोथ अब कन्वेंशनल से इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल जो है मॉडर्नाइजेशन हो गई है इसकी। दूसरा लाइफ स्टॉक में, क्योंकि हम ये शायद उस वक्त बात कर रहे थे और फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एग्रीकल्चर में स्कोप इस वक्त लाइफ स्टॉक में मैं ज्यादा देखता हूँ। और लाइफ स्टॉक में जैसे कोई 10 से 15 साल पहले हमारा एक कह लें एक तरह से इनकलाब आया था पोल्ट्री में, कि हम कन्वेंशनल पोल्ट्री फार्म से एकदम चले गए थे एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड शेड्स पर। Okay, I think still we lost मलिक साहब। जैसे कि सर ने बताया कि आने वाले टाइम के अंदर वो जो एज ए इंस्टीट्यूट या एज ए इदारा जिस चीज़ को देख रहे हैं कि जिसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा है उसके अंदर लाइफ स्टॉक और एक्वा है। और ऑफ कोर्स हम तमाम लोगों को ये मानना है कि फूड इज़ अ फ्यूचर, और जो भी चीज़ जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है जो कि ह्यूमंस के लिए या जो स्टिल आज टेक्निकल बुनियादों की वजह से हमारी जो डिस्कशन है वो बार बार जो है वो मुनक़ता हो रही है, उसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन के अंदर हमें बहुत सी जो बेसिक लेवल्स हैं उन बातों का पता चला, और तमाम सुनने और देखने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आने वाले टाइम के अंदर ख्वाह वो एग्रीकल्चर हो, लाइफ स्टॉक हो, पोल्ट्री हो, डेयरी हो, एक्वा हो, बीफ हो, ये वो तमाम सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है।
और ज़रूरत इस बात की है कि हमें नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना है और अपनी मार्केटिंग एंड को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें जो है वो एक साइंस कम्युनिकेशन सेंटर बनाने हैं जो कि आम फहम तौर पे आम जुबान में हमारी कंज्यूमर जो अवेयरनेस है उस पर काम करे, और साथ ही साथ हमें साइंटिफिक बेसिस के ऊपर, जैसे कि आसिफ साहब ने बताया कि एक जो सर्विस डिपार्टमेंट है, ये जो पीपल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। हमें अदर देन यूनिवर्सिटीज हमें जो है वो कमर्शियल छोटे मिनी यूनिट्स बनाने चाहिए जहाँ पे प्रोफेशनली हम लोगों को मैनेजरियल ट्रेनिंग्स दे सकें, जहाँ पे हम उनको प्रैक्टिकल हैंड ऑन ट्रेनिंग करा सकें, ताकि जो एचआर का सबसे बड़ा इशू है इस सेगमेंट के अंदर उसको हम एड्रेस कर सकें। मेरा ख्याल है मलिक साहब हमारे साथ वापस आ गए। मलिक साहब, हम अपना टाइम भी ऑलमोस्ट कंज्यूम कर चुके हैं। फाइनली कंक्लूजन आपकी तरफ से क्या होगी, आपके सुनने और देखने वालों को क्या पैगाम होगा आपकी तरफ? जी डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि एक्चुअल में मुझे जी हेलो जी सर, जी डॉक्टर साहब, जी मैं सुन सकता हूँ सर। डॉक्टर साहब आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। जी वो बार बार डिस्कनेक्शन हो रही थी तो मैं फोन के थ्रू अब आपसे राइट सर। जी, तो मैं इसका कंक्लूजन यही समझता हूँ कि लाइव स्टॉक में इस वक्त बहुत अच्छा स्कोप है और बहुत गैप है, खास तौर पे हलाल मीट जो हमारी मार्केट का एक एस्पेक्ट है वो बिल्कुल अनटैप्ड अनटच्ड पड़ा हुआ है, और मीट और पोल्ट्री प्रोसेसिंग का जो अगला कह लें कि एक बिजनेस है उसमें बहुत स्कोप है। प्लस आपकी जो प्रोसेसिंग यानी हमने प्रोडक्शन तो फिर भी हमने कुछ ना कुछ कर ली, लेकिन आगे प्रोसेसिंग में जो है ना हम काफी लैकिंग हैं। तो मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक और उसमें फिर स्पेशली प्रोसेसिंग में काफी स्कोप है। तो इस तरफ अब तो इंफॉर्मेशन का भी कोई इशू नहीं है, आपको हर जगह से हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो डेवलप करने की जरूरत है, उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, और फाइनेंसिंग की जहाँ तक सहूलत की बात है तो यहाँ हम लोग हर तरह से तैयार हैं बैंकिंग सेक्टर में, और स्टेट बैंक की गाइडेंस में हम आगे को देख के चल रहे होते हैं, और किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट को फाइनेंसिंग के लिए अगर वो फिजिबल है और जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे थे वो बाकी पैरामीटर से पूरा उतरता है तो फाइनेंसिंग की सहूलत जो वो अवेलेबल है। तो ये मैं समझता हूँ लाइव स्टॉक और उसकी प्रोसेसिंग इसमें बहुत स्कोप है। थैंक यू वेरी मच सर। आई गेस आपके जितने भी आज के सेशन के कमेंट्स थे या जितने भी आपने चीज़ें हमें एक्सप्लेन की वो बड़ी वैलिड थी, प्रैक्टिकल थी, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन द फील्ड। और आज की तमाम बातों में जिसके अंदर आपने ये बताया कि बैंक कैसे फैसिलिटेशन कर रहा है, बैंक के अंदर एक आम फॉर्म को उसके फर्दर सब सेगमेंट्स के अंदर कैसे सपोर्ट दी जा रही है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज ये है कि हमारे पास इस वक्त जो अनटैप सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास प्रोसेसिंग के हैं, जिसके अंदर हम फर्दर वैल्यू एडिशन पे भी काम कर सकते हैं, प्रोसेसिंग पे भी काम कर सकते हैं। प्रोडक्शन के अंदर हम सफिशिएंट हो गए हैं, उसको एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, और साथ ही साथ हम लोकल डिमांड में फूड सेफ्टी फूड सिक्योरिटी दोनों का ख्याल रखते हैं, और साथ ही साथ हम जो हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी खास ख्याल रखें कि हमारे यहाँ पे स्टंटिंग ग्रोथ का बहुत बड़ा मसला है कि जब हम अच्छी प्रोसेसिंग और अच्छा फूड प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोबेबली हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपने बताई वो एंटरप्रेन्योर्स स्किल्स की है, जो कि हम अपने यंगस्टर्स को पास ऑन कर सकते हैं, और आप जैसे बैंक और स्टेट बैंक की गाइडलाइन लाइन के अंदर जो फैसिलिटेशंस अवेलेबल है, जो भी यंगस्टर्स जो ग्रेजुएट इन इदारों से निकल रहे हैं वो अपना छोटे पैमाने पे अपनी एसएमईज पे काम कर सकते हैं और अपना बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं मुल्क की मईशत के अंदर। तो मैं इसके साथ अगेन मलिक साहब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके बैंक का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें तमाम चीज़ें जो है बड़े सादा अल्फाज में आम अल्फाज में समझाई, जो कि हमारे सुनने और देखने वालों के लिए बहुत मुफीद है। मैं इसके साथ मेरा एक कमेंट था। जी सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मलिक साहब का कोई कांटेक्ट डिटेल्स शेयर कर लें, ताकि अगर बीओपी से कोई प्रोफेशनल या कोई अपकमिंग या न्यूबी या स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर राब्ता करना चाहें
तो वो BOP के साथ मलिक साहब के थ्रू, चूँकि नॉर्मली जो कोई न्यूबी होते हैं ना या स्टार्टअप्स होते हैं तो वो थोड़ा हेजिटेंट होते हैं इस तरह के कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ अप्रोच करते हुए, क्योंकि उनके बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो एक फील करते हैं शायद एक कम्युनिकेशन गैप। तो मलिक साहब इज़ क्वाइट फ्रेंडली और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पॉसिबल हो तो ये एक ब्रिज हो उन न्यूबीज के लिए जो लोग अगर इनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना चाहें। थैंक यू। I think this is a fair enough comment. Of course हम जो आज की minutes of the meeting जो आज के सेशन के अंदर जो चीजें कंक्लूड करेंगे उसके अंदर मलिक साहब का हम इनका कांटेक्ट भी और इनका ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे अगर इनकी इजाजत है तो। मलिक साहब अगर आपकी इजाजत हो तो हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल इजाजत है, और आसिफ साहब के लिए कि ही इज मोर देन वेलकम, और कोई भी स्टार्टअप्स हैं या किसी भी किस्म का कोई नया आइडिया है आपके पास तो जरूर कांटेक्ट करें, और वी आर देयर टू सर्व यू। और बिल्कुल हमें आके थोड़ा सा हमारे भी नॉलेज में इजाफा होगा, और मैं अगर खुद हेल्प नहीं कर पाया तो मैं कोई ऐसा आपको आगे मतलब डिस्कशन में हम देख लेंगे कि कैसे इसको फाइनेंशियल एटलीस्ट जो है वो आपको एडवाइस मिल जाएगी। उसके लिए जरूरी नहीं है आप हमारे कस्टमर हो या किसी रेफरेंस से हैं, यू आर वेलकम एनी टाइम। और कोई भी प्रपोजल ऐसी है आपके जहन में तो आपके या आपके किसी जान पहचान में तो यू आर वेलकम, कोई इशू नहीं। और डॉक्टर साहब आप मेरा कॉन्टैक्ट जरूर शेयर कर दें ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर मालूमात चाहिए तो रसाई अवेलेबल। वंस अगेन सर आपका बहुत शुक्रिया आपके बड़े जेनरस कमेंट का। इंशाल्लाह हम आपकी कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह सारी शेयर कर देंगे ताकि जो लोग डायरेक्ट आपसे जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करें। तो मैं इसके साथ ही अपने देखने सुनने वालों से और मलिक साहब से दोबारा इजाजत चाहूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी नए टॉपिक के साथ और नई जो है डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Pakistan is a land of opportunities. We should strive for it. Thank you very much. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz. Thank you.